दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी स्वैग को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1500 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब राजाओं का नहीं बल्कि रानियों का राज हुआ करता था। मगर यहाँ राजा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इस दौर में पूरा समाज औरतों के हाथ में था और औरतें सिर्फ घर नहीं चलाती थी बल्कि युद्ध भी लड़ती थी और बाहर का सारा काम भी उन्हीं के जिम्मे था। वहीं दूसरी तरफ लड़के घर का सारा काम संभालते थे, यहाँ तक कि लड़के चुपचाप पर्दे के पीछे रहते और लड़कों को बाहर की दुनिया से दूर रखा जाता था। उस समय लड़की लड़कों पर इतना जुर्म करती थी कि लड़कों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था, क्योंकि सभी औरतों को विश्वास था कि सिर्फ लड़कियां ही उनके वंश को आगे बढ़ा सकती हैं। अब हम रुक्मणी देवी नाम की रानी को देखते हैं और रुक्मणी के राज्य में भी लड़कों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रुक्मणी के पहले कई बच्चे पैदा हुए थे, इसी कारण रुक्मणी ने अपने बच्चों को जान से मार दिया था और रुक्मणी को अपना खानदान बढ़ाने के लिए एक लड़की चाहिए थी। फिर हम रुक्मणी के पति भवभूति को देखते हैं, जो बस नाम का राजा है और सारी पावर तो रुक्मणी के पास है। भवभूति लड़कों पर इतना अत्याचार देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और वो सब कुछ बदलने की सोच रहा था। उसका सपना है कि दुनिया में मर्द राज करे और औरतें सिर्फ घूंघट में रहें। फिर कुछ समय बाद 1551 में वही होता है, हर तरफ मर्दों का राज वापस आ जाता है और औरतों का दबदबा खत्म हो जाता है। तब कहानी आज के समय में आती है, जहां हम एसआई भानु को देखते हैं, जो रिटायर हो चुका है। भानु की पर्सनैलिटी बहुत र्यूड है और उसने अपने करियर के दौरान औरतों के साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था। इसी वजह से रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन को रोक दिया जाता है, जिससे भानु की जिंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं। फिर अगले दिन भानु अपने कुछ जूनियर्स के साथ बैठकर बात कर रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि भानु को पैसों की जरूरत है। इसी बारे में वो अपने जूनियर से कह रहा था। तभी भानु को एक लेटर मिलता है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि तुम स्वगांतिका खानदान के आखिरी वारिस हो, इसलिए स्वगांतिका खानदान का सारा खजाना तुम्हारा है। ये देखकर भानु काफी खुश हो जाता है और उस लेटर में एक जगह का पता लिखा होता है। उस जगह पर जाकर भानु वो खजाना ले सकता था। ये पढ़ते ही भानु तुरंत उस जगह के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ इस जगह पे महर्षि नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ एक संस्था चला रहा होता है और इस संस्था का मकसद है पुराने राजवंशों के आखिरी वारिस को ढूंढकर उन्हें उनके पूर्वजों का खजाना देना। साथ ही हम यहाँ कई खानदानों के नाम को देखते हैं, वहाँ सभी दीवारों पर खानदान का पूरा नाम लिखा होता है। तभी हम स्वगांतिका खानदान का भी खजाना देखते हैं। स्वगांतिका खानदान को महाराज विभूति ने शुरू किया था। अब महर्षि और उसकी माँ का मकसद है कि ये खजाना स्वगांतिका खानदान के आखिरी वारिस को मिल जाए। लेकिन एक तरह से ये काम महर्षि के लिए बहुत फायदे वाला भी था, क्योंकि खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो लड़का होगा, वरना अगर कोई लड़की वारिस हुई तो ये खजाना महर्षि और उसके परिवार का हो जाएगा। इसी वजह से महर्षि हमेशा से इस फिराक में रहता है कि उन्हें कोई लड़की वारिस मिल जाए और वो खजाना पूरा महर्षि का हो जाए। हालांकि महर्षि को एक श्राप भी मिला था कि जब तक स्वगांतिका खानदान के आखिरी वारिस का नाम उनके वंश से नहीं जुड़ेगा, तब तक महर्षि के घर में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती रहेंगी और जिस दिन महर्षि के परिवार में लड़के का जन्म होगा, उस दिन ये समझ लेना कि स्वगांतिका खानदान का आखिरी वारिस कोई लड़की है या फिर कोई वारिस ही नहीं है। फिर ये खजाना हमेशा के लिए महर्षि का हो जाएगा। इसलिए महर्षि अपनी पत्नी पर लड़का पैदा करने का प्रेशर डालते रहता है और लड़का पैदा करने के चक्कर में अभी तक महर्षि को 3 बेटी हो गई थी, मगर महर्षि ने अभी भी लड़के की आस नहीं छोड़ी थी और उसकी बुरी नजर स्वगांतिका खानदान के खजाने पर ही थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वगांतिका खानदान का जो आखिरी वारिस था, यानी कि वो वारिस जिसका नाम खानदान के नाम से जुड़ा हुआ है, उस वारिस का नाम था वीर। लेकिन वीर के परिवार का क्या हुआ, उसके कितने बच्चे हुए और कितने बेटे और कितने बेटियां हुई, इस बारे में महर्षि के परिवार को कुछ भी नहीं पता, जिस वजह से वो वीर को कई सालों से ढूंढ रहा है। अब तभी वहाँ भानु आता है और वो कहने लगता है कि मैं स्वगांतिका खानदान का वारिस हूँ, मुझे खजाना दे दो। जिस पर महर्षि की माँ ये कहती है कि शायद तुम सच कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा वीर से मिलता है। असल में सभी खानदान के लोगों का जिनका नाम खानदान के बोर्ड पर लिखा है, उन सभी की फोटोज भी वहाँ लगी हुई थी। तो
सौगान्तिका खानदान के राजा वीर का चेहरा लगभग भानु जैसा ही था, लेकिन खजाना देने से पहले महर्षि भानु से कहता है कि अगर तुम सच में इसी खानदान के वारिस हो तो जरूर तुम्हारे पास एक खानदानी प्लेट होगी, वो प्लेट हमें लाकर दिखाओ। पहले तो भानु कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन भानु ये कहकर चला जाता है कि ठीक है, मैं वो प्लेट लेकर आता हूँ। फिर महर्षि अपने एक आदमी से कहता है कि हमें किसी तरह भानु को खजाने से दूर रखना होगा। वही भानु उस प्लेट को ढूंढने के लिए चला गया था। तब आगे हमें भानु का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ भानु अपनी जवानी के समय में अपनी बीवी रेवती के साथ रहता था और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। फिर कुछ समय बाद रेवती प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर अचानक से रेवती भानु को एक दिन छोड़कर चली जाती है। उस दिन के बाद रेवती कभी लौट कर नहीं आई थी। इसी वजह से भानु डिप्रेशन में भी चला गया था। खैर, फिर प्रेजेंट में हम अनु नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास सौगान्तिका खानदान का वो प्लेट होता है और यहाँ वो उसे बेकार समझकर एक कबाड़ी वाले को दे देती है। साथ ही अनु को अपना घर चलाने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है और काम पर भी सभी लोग अनु को गलत नजरों से देखते थे। फिर जब अनु इस बात की कंप्लेन अपने बॉस को करती है तो बॉस ये कहकर अनु को निकाल देते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से बाकी वर्कर्स को काम से नहीं हटा सकता, इसलिए तुम ये नौकरी छोड़ दो। फिर रात के समय अनु काफी टेंशन में बैठी होती है और वह अनु का बॉयफ्रेंड अनु से आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इस पे अनु बताती है कि इस दुनिया में लड़कियों के साथ सिर्फ गलत व्यवहार होता है और इसी कारण मैं लड़कियों को लड़कों से बड़ा बनाना चाहती हूँ। तब अनु की बातें सुनकर बॉयफ्रेंड भी काफी हैरान हो जाता है। फिर अनु सोच लेती है कि वो कुछ बड़ा करके रहेगी, लेकिन इस काम के लिए अनु को काफी पैसों की जरूरत थी। फिर अगले दिन वो प्लेट महर्षि और उसके लोगों को मिलता है और कबाड़ी वाले के जरिए वो पता लगा लेते हैं कि ये प्लेट कहाँ से आया है। दूसरी तरफ भानु भी खजाने को पाने के लिए महर्षि को कई सारे अलग अलग प्लेट्स लाकर दिखाता है, मगर वो सभी प्लेट्स नकली थी, इसलिए महर्षि भानु को खजाना देने से मना कर देते हैं। इसके बाद महर्षि का आदमी अनु से आकर मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये प्लेट किसने दी थी। इस पे वो कहते कि ये प्लेट मेरी माँ ने मुझे दी थी। तो महर्षि का आदमी अनु को अपनी माँ से मिलवाने को कहता है। तब अनु उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहाँ पर अनु की माँ एडमिट थी। इसके बाद ये देख महर्षि का आदमी खुश हो जाता है क्योंकि इस प्लेट के मिलने के बाद ये तय हो गया है कि अनु ही इस खानदान के आखिरी वारिस है और वो लड़की है, यानी कि अब ये खजाना महर्षि के परिवार को मिल जाएगा। तब महर्षि का आदमी अनु को अपने घर लाता है और महर्षि की माँ को बताता है कि अनु सौगान्तिका खानदान की आखिरी वारिस है। ये सुनकर महर्षि की माँ खुश नहीं होती क्योंकि आखिरी वारिस लड़की है, तो अब खानदान आगे नहीं बढ़ेगा और यहीं खत्म हो जाएगा। फिर अनु का नाम सौगान्तिका खानदान की फैमिली ट्री पर जोड़ने का समय आता है, जिसका एक बड़ा प्रोसेस और पूजा वगैरह करके ही नाम को फैमिली ट्री में जोड़ा जाता था और इसके बाद ये खजाना महर्षि का हो जाएगा। तब ये सब करने में महर्षि बहुत हड़बड़ी में होता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द वो खजाना चाहिए था। तभी वहाँ भानु आ जाता है और कहता है कि लड़कियां कब से खानदान की वारिस होने लगी। जिसके बाद महर्षि के घर पर एक लेटर आता है और उस पर लिखा होता है कि सौगान्तिका खानदान का वारिस एक लड़का है। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं और पूजा वहीं रोक दी जाती है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लेटर कौन भेज रहा है, तो इस बारे में हम कुछ ही देर में जानने वाले हैं। इसके बाद हम समीर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि भानु की तरह ही दिखता है और वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि अब तक उसकी एक भी रील वायरल नहीं हुई। समीर फिर अपने दोस्त के जरिए एक मॉडर्न ज्योतिषी के पास आता है जो उसे बताता है कि तुम ऐसे ऐसी रील्स बनाओ तो तुम वायरल हो जाओगे। इस पे समीर ज्योतिषी की बात मानकर वैसा ही करता है और उसकी रील वायरल भी हो जाती है। आगे समीर अपनी जीएफ की भी कुंडली चेक करवाने के लिए ज्योतिषी के पास लेकर आता है, पर समीर की फूटी किस्मत यहाँ भी दिख जाती है और समीर की जीएफ ज्योतिष की ही बेटी निकलती है। ये देख ज्योतिष बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुमने किस लड़के से प्यार किया है। ये लड़का हमेशा गधे जैसी रील्स बनाता रहता है, ना तो इस लड़के को अपने परिवार का पता है और ना ही अपने बाप का। तब ये बातें समीर को काफी ज्यादा दुखी कर देती हैं और वो चुपचाप अपने घर आ जाता है। घर पर समीर को 2 लेटर्स मिलते हैं। पहला तो लेटर वैसा ही होता है जैसा कि भानु को लेटर मिला था, यानी कि तुम सौगान्तिका खानदान के वारिस हो और तुम्हें इस एड्रेस पर जाकर अपने खानदान का खजाना लेना चाहिए। पर दूसरे लेटर में कुछ अलग बातें लिखी होती हैं। उस लेटर में भानु और रेवती के बारे में लिखा था। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि रेवती ही समीर की माँ भी है। उस लेटर
में ये भी पता चलता है कि जब रेवती प्रेग्नेंट हुई थी तब उसका 4-5 बार मिसकैरेज हो गया था। इसके बाद जब वो फिर से छठी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसने भानु को छोड़ दिया और कहीं चली गई थी। यानी समीर को पता चल जाता है कि उसके पिता भानु हैं। अब हमें कुछ देर बाद इसके पीछे का सच भी पता चलता है कि रेवती ने भानु को क्यों छोड़ दिया था। असल में रेवती के जितने भी मिसकैरेज हुए थे उनका कारण भानु ही था। भानु को लड़का चाहिए था, लेकिन जब भी रेवती प्रेग्नेंट होती थी उसके पेट में हमेशा लड़की थी, जिसके चलते भानु हमेशा रेवती के बिना जाने उसे गलत दवाइयां खिला देता था, जिससे रेवती का मिसकैरेज हो जाता था। आगे जब रेवती प्रेग्नेंट हुई और उसे बेटा होने वाला था तब रेवती को अपनी मिसकैरेज का सच पता चल गया था कि इसके पीछे भानु ही है। इसी वजह से वो भानु को छोड़कर चली गई थी उसे सबक सिखाने के लिए। अब इस वक्त भानु महर्षि के यहाँ होता है और अपने खजाने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि सौगांतिका खानदान के 2 वारिस हैं और दोनों ही जुड़वा लड़के हैं। अब इसका क्या मतलब है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है 1500 साल पहले, जब रानी रुक्मणी को हर बार लड़का ही होता है और वो सभी लड़कों को बार बार मार कर थक गई थी। तब आखिरी में वो अपने एक बच्चे जो कि लड़का था उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाती हैं और अगले ही दिन उसका नामकरण होता है। यहाँ रुक्मणी अपने बेटे के साथ अपना नाम जोड़ने वाली होती है, जिसके बीच में भवभूति बार बार कुछ न कुछ हरकतें करने लगता है। इससे कभी भी उस बच्चे का नामकरण नहीं होता। फिर उस राज्य के राजगुरु रानी से कहते हैं कि एक बार इस बच्चे को महाराज का नाम देकर देखते हैं, शायद से इससे हमारे प्रॉब्लम ठीक हो जाए। इसके लिए रानी भी मान जाती है और फिर बच्चे के नाम के साथ भवभूति का नाम जोड़ दिया जाता है, जो कि असल में भवभूति का ही प्लान था। और वो सोचता है कि एक बार उसका नाम आ गया तब तो खानदान में सिर्फ लड़कों का ही बोलबाला होगा और इस समय से मर्दों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद मर्द हर जगह पर राज करने लगते हैं और फिर औरतों को पर्दों में रहना पड़ता है। यहाँ भवभूति ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अब वो राजगुरु भवभूति से कहता है कि महाराज, अगर आपके खानदान में लड़की का जन्म हुआ तो मर्दों को वापस वही गुलामी वाला समय झेलना पड़ेगा। जिस पर भवभूति राजगुरु को श्राप दे देते हैं कि मेरे खानदान में जो भी जन्म लेगा तुम्हें उसका नाम दर्ज करके रखना पड़ेगा, वरना तुम्हारे खानदान में सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी और मेरे खानदान का वारिस लड़का हुआ तो भी तुम्हारे खानदान में लड़की ही पैदा होगी। ये सुनकर राजगुरु भी भवभूति को श्राप देते हुए कहता है कि आपके खानदान के वारिस को खुद आकर मेरे परिवार के पास अपना नाम दर्ज करवाना पड़ेगा, वरना आपका खजाना मेरे परिवार का हो जाएगा। यानी राजगुरु का परिवार ही आज के समय का महर्षि का परिवार है और ये श्राप अब भी चल रहा है। इस वक्त महर्षि की प्रेग्नेंट बेबी को फिर लड़की होती है, जिसका कारण था कि महर्षि ने सौगांतिका खानदान के आखिरी वारिस का नाम दर्ज नहीं करवाया था। इसी वजह से महर्षि के परिवार में फिर से लड़की हुई। इसी के साथ इससे ये भी प्रूफ हो गया कि सौगांतिका खानदान का आखिरी वारिस लड़का ही है। अब हम समीर को देखते हैं जो लेटर पढ़कर महर्षि के घर जा रहा होता है। तभी उसी रास्ते से भानु भी गुजर रहा होता है और अचानक से दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुकते हैं। वहाँ हम किसी और को भी देखते हैं जो कि होता है विभूति, और विभूति ही था जो इन सभी को लेटर्स भेज रहा था। और विभूति एक ट्रांसजेंडर है। अब विभूति कौन है और यहाँ क्या कर रहा है ये हम आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ सबसे हैरानी वाली बात तो ये होती है कि भानु, समीर और विभूति का चेहरा एक जैसा ही होता है। जिसके पीछे का क्या कारण है हमें विभूति से पता चलता है और विभूति से हम वीर की कहानी सुनते हैं। वही वीर जो अब तक सौगांतिका खानदान के फैमिली ट्री में आखिरी वारिस है। तो हुआ ये था कि वीर को भी पता था कि वो इस खानदान का है और उसे भी खजाना चाहिए था, लेकिन उसके साथ बेटियां हो गई थी और एक भी बेटा नहीं हुआ था, जिस वजह से उसे खजाना नहीं मिल रहा था। साथ ही महर्षि के जो पिता थे जो उस समय खजाने की रखवाली कर रहे थे और वीर के साथ थे, उन्हें भी लगातार बेटियां हो रही थी। जिसके बाद अचानक एक दिन वीर को 2 जुड़वा बेटे हुए, जिससे वो बहुत खुश हो गया कि अब उसे खजाना मिलेगा। उस वक्त वीर के मामा को भी बस बेटियां ही हो रही थी, इसलिए वीर ने अपने एक बेटे को अपने मामा को दे दिया, क्योंकि वीर अपने मामा की मदद करना चाहता था और वैसे भी वीर को बस एक ही बेटे की जरूरत थी। जिसके बाद वीर अपने बेटे का नाम फैमिली ट्री में दर्ज करवाने जाता है। तब महर्षि के पिता उसे कहते हैं कि इसमें नाम दर्ज करवाने के लिए तुम्हें दोनों बेटों को लाना होगा और तभी मेरे घर भी बेटा होगा। लेकिन जब वीर अपने दूसरे बेटे को
अपने मामा से वापस लेने आता है तो वीर को पता चलता है कि उसका मामा अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके हमेशा के लिए कहीं और रहने चला गया है, यानी कि अब उसके पास सिर्फ एक ही बेटा है और अब उसे खजाना नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ महर्षि के पिता के घर में बेटे ने जन्म लिया जो कि महर्षि ही था और इसी वजह से खजाना महर्षि के परिवार का हो गया था। इसी कारण तो प्रेजेंट में ये परिवार अमीर है, लेकिन अब भी सौगान्तिका खानदान के दूसरे कुछ खजाने बाकी हैं जो किसे मिलेगा, इसी पर हम प्रेजेंट स्टोरी देख रहे हैं। खैर उस दिन के बाद से वीर ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि उसे अब वो खजाना नहीं मिलेगा और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। लेकिन तभी एक दिन वीर को पता चलता है कि उसका जो बेटा अब उसके साथ है वो एक किन्नर है, यानी कि ट्रांसजेंडर, और वो किन्नर और कोई नहीं विभूति ही होता है। ये बात वीर को अच्छी नहीं लगी कि उसका बेटा एक ट्रांसजेंडर है। इसी वजह से एक दिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर पूरे परिवार के साथ कहीं और रहने चला जाता है, जिसके बाद विभूति ने अकेलेपन में ही अपना बचपन गुजारा था और बड़े होकर उसने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था जो बच्ची थी अनु, यानी कि विभूति ही अनु की माँ है। अब अनु के पास जो खानदानी प्लेट आया था वो भी उसे विभूति ने ही दिया था और वो प्लेट विभूति को बचपन में उसके घर से मिला था। इसी तरह से अनु के पास वो प्लेट पहुंचा था। हालांकि इसके बाद अनु बड़ी होकर विभूति यानी कि अपनी माँ को किन्नर होने की वजह से कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उन्हें छोड़कर अलग रहने लगी। आगे हमें पता चलता है कि उस समय विभूति रेवती से मिली थी जो भानु को अकेला छोड़कर अकेले शहर में रहने आई थी और उस समय रेवती प्रेग्नेंट भी थी। तब विभूति ने रेवती की प्रेगनेंसी में उसकी मदद की थी, जिसके बाद रेवती ने समीर को जन्म दिया था। यहाँ विभूति को खजाने की बात भी पता होती है, लेकिन किन्नर होने की वजह से शायद ये खजाना उसे ना मिले। यही सोचकर विभूति अपने परिवार वालों को वो लेटर्स लिखती है ताकि किसी को तो वो खजाना मिल जाए। अब ये कहानी सुनने के बाद समीर विभूति को बहुत धन्यवाद करता है क्योंकि उसी की वजह से समीर सही सलामत इस दुनिया में आ पाया। दूसरी तरफ हम वीर को महर्षि के घर पर देखते हैं जो अपने बच्चों से मिलने और खजाने के लिए आया होता है। तब वहाँ भानु भी होता है और भानु को पता चलता है कि उसके असली पिता तो वीर हैं और जो अब तक उसके पिता बने हुए थे वो वीर के मामा थे। भाई वीर जब भानु को देखता है तो वो उसे विभूति समझ लेता है और सोचता है कि विभूति मर्द बन गया है, जिसके बाद वीर को राजा घोषित कर दिया जाता है क्योंकि वीर आखिरी वारिस है और उसका बेटा भी है भानु। पर तभी वहाँ विभूति और समीर आ जाते हैं। वहीं हम भानु के मन में खजाने के लालच को देख पाते हैं, लेकिन खजाना पाने के लिए भानु का कोई बेटा होना चाहिए, तभी भानु राजा बन पाएगा और उसे खजाना मिलेगा। तभी यह भानु खजाना पाने के लिए बड़ी चालाकी से समीर को अपना बेटा बनने के लिए कहता है और बदले में उसे खजाने का कुछ हिस्सा देने की बात करता है, जबकि असल में समीर तो भानु का ही बेटा है जो उसे पता ही नहीं है। खैर फिर भानु की ये ट्रिक काम कर जाती है और उसे राजा बना दिया जाता है। फिर जब फैमिली ट्री में विभूति और भानु का नाम दर्ज होने वाला होता है तब विभूति सबको बहुत डांटती है, ये कहते हुए कि तुम सब लड़की लड़के में फर्क करते रहते हो, लेकिन जैसे खजाने मिलने की बात आई तो तुम सभी अपनी अपनी गलती भूल गए। यहाँ एक तरह से विभूति सबको खूब सुनाती है जिससे भानु की भी आंखें खुल जाती हैं। वही विभूति की ये बातें सुनकर अनु को बहुत अच्छा लगता है और वो आज उसे माँ की तरह एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद विभूति भानु को रेवती का एक लेटर देती है जो उसे रेवती ने बहुत पहले दिया था और फिर उसकी मौत हो गई थी। विभूति ये लेटर देकर वहाँ से अनु के साथ चली जाती है। फिर जब भानु उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मैं समाज के लड़के और लड़कियों को लेकर अलग सोच को बदलना चाहती थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरा पति ही ऐसी सोच वाला निकलेगा। जो पढ़कर भानु को काफी दुख होता है कि शायद यही कारण है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद भानु खजाने के पैसे से एक बड़ा सा स्कूल खोलता है जहाँ किसी भी जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि मूवी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन से भरी हुई थी पर हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाएं। बाकी इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।